नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आपको ये वाला समय पसंद आएगा, ये वाला समय आपको सूट करेगा। हाँ जी, केशव, चंदन, अंकिता, ऋषभ, अजय, सागर, सतीश, अंशुमान, संजना, भारती, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप पधारिए, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ पार्टी की जाएगी। सभी का स्वागत है। सभी साथियों को जो इस समय मुझे विश कर रहे हैं, सभी साथियों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। एक विद्यार्थी पूछ रहे थे किस चीज का कांग्रेचुलेशन मिल रहा है। हाँ भाई, कांग्रेचुलेशन मिल रहा है कि कल रात को हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का वर्ष 2018 में दिया गया जो पेपर था, उसका परिणाम आया और उसमें फिर हम एक बार सेलेक्ट हो गए और अच्छी रैंक भी आ गई है। तो इस चीज की बधाइयां मिल रही हैं, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। आप बिल्कुल आइए। और हाँ, रैंक 235 है राजस्थान में ओवरऑल। सर आप ज्वाइन करेंगे क्या? यार मैंने 2016 में भी नहीं किया था, 2018 का भी मुझे थोड़ा डाउट है, और करूंगा तो भी पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। मतलब सिंपल सी बात ये है ना जी? पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, ये आप पहले से मान के चलिए, है ना? 1% भी लोड मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आकाशदीप, समित, सत्यम, गौरांग, मोहम्मद इरफान, ऋषु, सिमरन, अनिकेत, केशव, भट्टाचार्य, सुरजीत, अनिकेत, संजना, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरी फितरत है ये कि मैं जिस चीज के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर रहा हूं वो परीक्षाएं खुद भी देता देखता रहता हूं कि हाँ, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो किसी और के काम का है भी कि नहीं है, और उससे ये दिशा मिलती है कि हाँ ठीक है, मतलब जिस चीज को आपने किया है वो चीज आपको सक्सेस दिलाएगी। इस काम के लिए ये सारे काम किए जाते हैं, और निश्चित ही आप चिंता ना करें, जल्दी ही हम आपको ये जो कंटेंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई मैं क्लास में वो करता हूँ थोड़ी देर में ना। तो जो भी हम आपको मतलब चीजें उपलब्ध कराएंगे, निश्चित ही उसी पैमाने पे होंगी, और इससे आपको और श्योरिटी मिलती है इस चीज की कि आपने सही रास्ता चुना है ना? और यही विश्वास अपने टीचर में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब टीचर भी आप ही के रास्ते पे चल करके जिस रास्ते को वो खुद अपनाया उसी रास्ते से आपको ले जाने की तैयारी करा रहा है, तो निश्चित ही आप सुरक्षित हाथों में हैं। ये विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, तो आज सुबह आरएनए की क्लास नहीं हो पाई। आरएनए की क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आरएनए की क्लास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, और आज रात भर सो नहीं पाया हूँ। अभी भी जल्दी से नींद आ रही थी तो नहा के आ गया हूं मैं कि भाई हाँ, नींद, नहाने से नींद उड़ जाएगी। और इस तरह से क्लास, मैंने कहा ये वाली क्लास काफी दिन छुट्टी चली है इस क्लास की, तो ये क्लास कंटिन्यू रह जाए, है ना? तो आप चिंता ना करें, अब सब चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होती जा रही हैं। हाँ हाँ, आकाशदीप पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पढ़ाना मैं छोड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं बाई ब्लड टीचर हूँ, है ना? मतलब 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना तो मैं अंदर, मतलब वहां पे भी गया तो वहां भी पढ़ाने लग जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अगर ज्वाइन करता भी हूं तो निश्चित ही पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। तो आप इसके लिए बेफिक्र होकर के पढ़ाई करते रहें, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आश्वस्त रहें और बढ़िया से पढ़ाई करें, है ना? बिल्कुल। और आप सब लोग अधिकारी बन जाएं, तभी मेरा अधिकारी बनना जो है ना वो सक्सेसफुल होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जिस दिन आप लोग अधिकारी बन जाएंगे, है ना, बस वो चीज मुझे उस दिन ज्यादा खुशी होगी। मेरे को मेरी सिलेक्शन की खुशी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं तो मतलब बाई ब्लड टीचर हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, 4 फादर्स भी मेरे टीचर थे, टीचर पिताजी भी शिक्षक हैं, परिवार में सभी शिक्षक हैं। हाँ, वो बात अलग है,
कोई बिट्स में पढ़ा रहा है, कोई कहीं पढ़ा रहा है, मतलब बड़ी बड़ी सब जगह पर पहुंचे, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, मेरे परिवार के सदस्य पढ़ा लेकिन हम सब रहे हैं, है ना। तो पढ़ाना मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ आप अधिकारी बन जाएं, उस दिन मेरी जो ये मेहनत है ये सक्सेसफुल होगी। अब आप देख लीजिए कि आप मेरी मेहनत कब सक्सेसफुल कराना चाहते हैं। ये है सारी की सारी बात। तब तक का अपना अपना जो साथ है वो बना रहेगा। आप अधिकारी बनते रहें, आगे निकलते रहें, है ना। सब लोग दबा के मेहनत करिएगा और निश्चित ही सफल होंगे, इस बात में मुझे 1% भी डाउट नहीं है। अब मैं आपका कंटेंट अपलोड कर देता हूं, है ना। अपनी इकोनॉमिक्स चल रही है और हम इकोनॉमिक्स में कहां थे, एक बार कंटेंट देख लेता हूं, क्योंकि सर के रिजल्ट की खुशी में ई बुक के ऊपर 50% ऑफ, ये ही सही है। बहुत सही। ये कोई मेरा चाहने वाला बहुत अच्छा है? मतलब सबसे पहले ये चाहना कि सर को क्या है ना, कैसे चूना लगाया जाए। शाबाश। लड्डू चाहिए तो घर आइए, अब तो मैंने एड्रेस पता सब दे रखा है आप लोगों को। और प्लानिंग ये है अभी, खैर हालांकि बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, लेकिन आज ही एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि यदि सब सही से सही रहा और कोरोना ने मदद पूरी करी तो आरएएस की तैयारी मैं ऑफलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। ये मैंने सोचा है, मतलब जैसे होता है ना आदमी खुशी में कुछ प्रण लेता है, अब वो खुशी में जो मैंने प्रण लिए हैं उनमें से ये है कि ऑफलाइन, वो भी ऑफलाइन, बिल्कुल, है ना। मतलब ऑनलाइन तो ये कारोबार चलता ही रहेगा जो चल रहा है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर जरूरी है, लेकिन जहां जी, तो ये एक प्लान है और आप सबके उससे अगर बैठा तो निश्चित ही, और मैं मतलब मैं ही नहीं, जितने भी अधिकारीगण सिलेक्टेड होंगे उन सब से करते हैं, कभी इसके बारे में पर्टिकुलर चर्चा की जाएगी। ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर की गई घोषणा है ना, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर की गई घोषणा है, और निश्चित ही ये एग्जीक्यूट होगी, ऐसा मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है। और जैसे भी होती है मैं आपसे साझा जरूर करूंगा इस पूरी घटना को, ठीक है ना। जी, 1 मिनट बस, अब कंटेंट मिल गया है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी उठकर चले आए हैं हम। मेरा एड्रेस कहां पर है, मैंने एड्रेस तो मेरे सारे पर्सनल उस पे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया हुआ है, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तो शुरू करें। अलवर में रहता हूं और मैंने पर्सनली अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया हुआ है, आप वहां देख लें। और फिर भी दिक्कत आए तो मुझे आप इस जगह फॉलो कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है ना। हर शनिवार 9 से 11 मिलने का टाइम है। हाँ जी, चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो सीन ये है साथियों कि आज हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हैं। अभी जो मैं आपको लास्ट वाले टाइटल से नहीं पढ़ा रहा हूं वो है मनी मार्केट। वो मनी मार्केट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि उसको थोड़ा रुक के पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए तो अब सब लोग पढ़िए और निश्चित ही एक अच्छे इंटेंशन के साथ तैयारी करिए, है ना। देखिए आप सब भी जिस पद पर जाना चाहते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आप भी चाहेंगे कि एक बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, सफलता हो। आप पढ़ लिख करके अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो समाज के लिए जो कार्य मैं करना चाहता हूं वो निश्चित ही आप सबसे साझा किए जाएंगे, है ना। और जल्दी ही उसकी एक बड़े स्केल पर घोषणा की जाएगी, और वो जो होता है ना समाज के प्रति हम क्या दे सकते हैं वो चीज आपके साथ साझा की जाएगी, है ना। तो चलिए, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है ना। मैंने आपको बताया खुली अर्थव्यवस्था, प्लान्ड अर्थव्यवस्था, है ना, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इसी के बाद में मैंने आपको बताया बाजार के कितने प्रकार हैं, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, तृतीयक बाजार, इस प्रकार के मैंने आपको बाजार बताए, है ना। अच्छा, फिर क्वार्टरनरी प्रकार का बाजार भी बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना बेटा। अच्छा, तो ये हमने सारी बातें आपको साझा की थी। आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये इकोनॉमिक्स का समझिए कि जब समझ में आ जाए तो ये सबसे बड़ी चीज है, और इसे कहते हैं प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग। और प्लानिंग जब हम पढ़ते हैं तो प्लानिंग को पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि प्लानिंग से सवाल कैसे बनते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टाइटल है वो है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं,
भर भर के सवाल आते हैं आपके परीक्षाओं में इसके लिए, है ना। क्या आते हैं? भर भर के सवाल इसके लिए आते हैं। तो हाँ भाई, जो भी विद्यार्थी नए हैं उन सबका भी स्वागत है। तो अब सुनिए साथियों, तो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ में आज क्या पढ़ने वाले हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, और जो लास्ट वाला चैप्टर है ना उसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने बचा के रखा हुआ है, मनी मार्केट, वो जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले बैंकिंग पढ़ेंगे, उसमें उसको जोड़ करके पढ़ेंगे, वो उसको अलग तरीके से हम एंट्री करेंगे, है ना बेटा। चलिए, तो इसमें बनने वाले सवाल क्या हैं वो तो निश्चित ही हम पढ़ेंगे, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना क्यों चाहिए पहले ये समझिए। बहुत जबरदस्त बोरिंग टाइटल लगता है बच्चों को ये, पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ये 0% बोरिंग लगे, है ना। ये मतलब एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि हम ये मान के चलते कि छोड़ो यार इसको क्यों पढ़ना, लेकिन इसको हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से और शिद्दत से खत्म करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, विद्यार्थी पूछ रही हैं हिना की सर इसके नोट्स बनाए कि नहीं, तो जो भी विद्यार्थी हैं उन सबको मैं बता दूं कि हमारी क्लास की बगल में 3 बिंदियां आती हैं, उन 3 बिंदियों पर क्लिक करें और डाउनलोड नाउ का वहां से ऑप्शन आता है, वहां से आप मेरा पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप करते रहें, ठीक है। चलिए, तो अब सुनिए साथियों, ये सारा कंटेंट जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल बनता है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ें क्यों। इसका सबसे प्रमुख आंसर क्या है, अब वो जान लीजिए। आंसर ये है साथियों कि जिस प्रकार से हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे बड़े भाई बहन एक प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं कि हम 2 साल बाद कहां होंगे, 5 साल बाद कहां, 7 साल बाद कहां, 10 साल बाद कहां। ऐसे ही भारत जब आजाद हुआ तो भारत में भी प्लानिंग को स्थान दिया गया। प्लानिंग को स्थान दिया गया से क्या मतलब है कि भाई हम आजाद तो हो गए अब, लेकिन आजादी के बाद में सारा निर्णय चुनी हुई सरकार के पास है। अब चुनी हुई सरकार अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करे, क्योंकि भारत के पास 2 बड़ी चुनौतियां थी जिस समय हम आजाद हुए। सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो गरीबी की थी, है ना, और दूसरी जो बड़ी चुनौती थी वो शिक्षा की थी। तो गरीबी, शिक्षा, और तीसरा जो चीज बन करके आया वो क्या था, गरीबी और शिक्षा, और तीसरा था स्वास्थ्य। हम इनसे कैसे निपटें, क्योंकि अल्टीमेटली गरीबी मिटाने के लिए जरूरी था कि हम रोजगार के साधन विकसित करें, शिक्षा के लिए जरूरी था कि ऐसे ऐसे एजुकेशनल सिस्टम विकसित करें जहां से हम लोगों को पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो एक प्रकार से ये समझिए कि जब आजादी आई हमारे पास तो सबसे पहला सवाल जो बना कि हम किस प्रकार से अपने आप को लीड करने वाले हैं इस चीज के लिए, ठीक है ना। प्रिंट आउट करवाने में पैसा नहीं लगेगा, खुशबू तिवारी पूछ रही हैं। अच्छा खुशबू, आपके घर में क्या फैक्ट्री लगी है क्या, पैसा क्यों नहीं लगेगा बेटा, प्रिंट आउट में पैसा तो लगना चाहिए ना। हाँ हाँ, अब डेली इसी समय पर क्लास होगी, हाँ ये भी मैं बता चुका हूं, है ना। हाँ, मॉर्निंग की क्लास आज सुबह नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं, क्योंकि मैं उतनी ऊर्जा में नहीं था, इसलिए नहीं ले पाया था। हाँ हाँ, अगर सचिन अगर वो हमको टॉन्ट मार रही है तो मेरी ना तो वो सासू माँ लगती है, ना मेरी दौरानी या जेठानी है जो टॉन्ट मार रही है। जो विद्यार्थी अपने शिक्षक को भी टॉन्ट मार ले वो विद्यार्थी धर्म को भूल चुका होता है ना। तो मुझे ऐसी मतलब सासू माओं को, दादी माओं को पहले से ही हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि एसएससी कैटेगरी में ऑलरेडी 100 टीचर पढ़ा रहे हैं, अपना अमूल्य समय कहीं और दें, जो उनके घर पर नोट्स भिजवा दें, है ना। मुझसे मतलब चौंच ना लगाए, कोई भी चौंच ना लगाए, पढ़ने का काम, पढ़ने के काम ईमानदारी से करें। हाँ जी, चलिए, तो अब सवाल बना कि हमने अल्टीमेटली पंचवर्षीय योजना को चुना क्यों। तो हमने पंचवर्षीय योजना को इसलिए चुना क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को, अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि देखिए हम लोगों को इतना तो पूरा विश्वास था। क्या विश्वास था हमें, ये तो विश्वास था कि अंग्रेज हमारे पास यूं ही नहीं आए थे, उन्हें निश्चित रूप से भारत के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर, भारत के जो प्राकृतिक संसाधन थे उनके ऊपर उनकी कहीं नजर थी। अब उस नजर को जब वो लेकर के आए तो भाई अब ये बड़ा सवाल बनता है कि प्राकृतिक संसाधनों को कैसे लूटे। तो चुनी हुई सरकार जो हम लेकर के आए उसे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि यार हम लोग ना अपने प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से निर्माण करेंगे, ये चीज पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए भारत ने अपना संविधान तो अपना लिया, 26 जनवरी 1950 को हम गणतांत्रिक देश हो गए, लेकिन साथियों हमने गणतंत्र बनते ही सबसे पहले भविष्य की प्लानिंग करने के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया।
जिसका काम क्या था? जिसका काम यह था कि भारत किस प्रकार का होगा, भविष्य में भारत कैसा होगा। तो भविष्य के भारत के लिए हमने क्या कर दिया? प्लानिंग कमीशन का निर्माण कर दिया। तो योजना आयोग क्या है? तो साथियों, योजना आयोग जो है वो अपने आप में एक ऐसी संस्था जो भारत के लिए भविष्य की प्लानिंग करना चाहती थी। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे होता होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पापा जब कुछ पैसे कमा के घर लाते हैं तो घर में सबसे पहले वो आप सबकी आपकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो आपने मांगा उसको पूरा करते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे को ना इतने रुपए की जरूरत है, मम्मी ने कहा कि उसको इतने की जरूरत है। सबको अपने अपने ढंग से पैसे दिए, लेकिन फिर भी कुछ पैसे वो सेविंग करते हैं ताकि भविष्य में आपकी शिक्षा के लिए, आपकी शादी के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए, बढ़िया गाड़ी लेने के लिए वो खर्च कर सकें। दैट इज देयर प्लानिंग। ऐसे ही भारत सरकार ने निर्धारित किया कि देखिए देश इतना बड़ा है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इतने प्रकार के राज्य हैं, इतनी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि इसके लिए प्लानिंग करने के लिए एक व्यक्ति रखना पड़ेगा। हमने इसके लिए पूरा कमीशन बना दिया जो भारत के लिए प्लानिंग करता था। आगे बात समझ में? तो साथियों यहां पर अगर हम पूछें कि भारत ने प्लानिंग का प्लान कहां से कॉपी किया, देखिए भारत के साथ एक जो सबसे बड़ा संकट है ना, वो संकट ये है कि हमारे पास अपना ओरिजिनल कुछ नहीं है। और क्यों हो, ये भी बात सही है। जब हमारे सीनियर्स ने मेहनत कर रखी है तो हमें तो उसमें से बेस्ट ऑफ देम चुनना है, आगे बढ़ना है। हम क्यों अपना इतिहास पुनर्लेखन करने जाएं जब इतिहास ने हमें बना बनाया माल बहुत अच्छा दे दिया है। तो भारत के पास में ना जो सबसे बड़ी चीज की कमी कही जाए वो ये है कि हमारी ओरिजिनलिटी कहीं मिसिंग है। ओरिजिनलिटी मिसिंग है, जैसे कि अगर हम कहें अमेरिका ने पूंजीवाद को ओरिजिनली पैदा किया है ना, यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने मतलब ये जो कैपिटलिज्म है इसको प्रमोट किया, उपनिवेशवाद को प्रमोट किया, रशिया ने साम्यवाद को प्रमोट किया, चाइना ने माओवाद को प्रमोट किया। इंडिया के पास ऐसा ओरिजिनल कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन इंडिया जब आजाद हुआ तो उसके सामने किसे कॉपी की जाए इसके उदाहरण थे। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं की या फिर एसएससी के एग्जाम की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके सीनियर्स में किसी ना किसी का या जानने वालों में किसी का सिलेक्शन हो गया है। आपने उनकी समाज में इज्जत देखी, आपने देखा कि यार इनकी लाइफ सेट हो गई, इनकी बात लोग मानते हैं, तो आपके मन में भी आया कि ऐसा बनना है। भारत के सामने भी ऐसा था। भारत जब बना यानी भारत जब पैदा हुआ, यूनिफाइड इंडिया 15 अगस्त 1947 को, तो इसके सामने दो बातें थी। कौन कौन सी बातें थी? दो बातें थी। या तो वो चले जाए किस तरफ साथियों? खुशबू तिवारी लिख रही, सर आपने केवल उस सेंटेंस को पढ़ा, मुझे गलत समझ लिया। मेरा कहना था मतलब ये कि नोट्स बनाने से पैसा वगैरह रिवीजन भी हुई। अच्छा, खुशबू मतलब आपका इंटेंशन सही था, लेकिन किसी ने कहा कि आप टॉन्ट मार रही हैं, तो मैंने कहा भाई टीचर से टॉन्ट क्यों मारा जाए। एनीवे भाई खुशबू गलत नहीं थी, है ना, और वो ना ही कोई टॉन्टिंग कर रही थी, लेकिन किसी ने आपके बारे में ये कहा कि सर वो टॉन्ट कर रही है, तो मैंने कहा टीचर से कोई टॉन्ट क्यों करेगा, है ना, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन आपके साथ रहा नहीं कि हम आपके साथ टॉन्टिंग करें, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते चलिए। तो अब क्या हुआ बच्चों कि यहां पर हमारे सामने दो उदाहरण थे। क्या था? पहला उदाहरण था साथियों, हम फॉलो करें उन यूरोपियंस को जिन्होंने हम पर राज किया। जबर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने दो विकल्प थे। क्या विकल्प था? या तो हम उन्हें फॉलो करें जिन्होंने हम पर राज किया, या फिर साथियों हम उन्हें, है ना, या फिर हमें उन्हें फॉलो करें जो हम पर जिनने राज किया उनके दुश्मन हैं। भाई हमारे सामने दो विकल्प थे। अब ये आपको समझना होगा और ये बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि हमने दो विकल्पों में से किसे चुना। इधर देखिए साथियों, दो विकल्प थे हमारे सामने। विकल्प नंबर एक ये था कि या तो जिनने हम पर राज किया, है ना, हाँ, हम पर जिसने राज किया, या तो हम वैसे बने, यानी या तो हम यूरोपियन जैसे सदस्य बन जाएं, जैसे यूरोपियन कंट्री थे। जो इनकी क्या विशेषता थी, इनकी विशेषता भी मैं बताऊंगा। या हमारे सामने दूसरा विकल्प था कि हम साम्यवादी बन जाएं। अच्छा, अब हम आपको दोनों बातें बताते हैं। देखिए, भारत पर जिन्होंने राज किया वो राज करने कैसे आए हम पर? सबसे पहले एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कहर बरपाया, वो यही तो था, है ना। प्रशांत आप नए हैं, आप क्लास के अंत में रुकिएगा, अंतिम 5 मिनट में आपको भी हम समझा देंगे। ध्यान से सुनिए, हमारे ऊपर जिन्होंने कहर बरपाया वो लोग थे कौन? वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साथियों, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ एक कंपनी के रूप में शुरुआत की थी,
लेकिन परिणति क्या हुई? 200 साल तक शासन करने में कामयाब हुई। अर्थात यहां पर राजपाट संभाल लिया, जनता के ऊपर राज किया। अर्थात कंपनी की जो व्यवस्था है, ध्यान से समझने का प्रयास करें कि जो कंपनी है वो राज करने लगी हम पर। अगर कंपनी हम पर राज करने लगी तो हमने इसका अनुभव ये लिया कि कंपनी ही गलत होती हैं। और कंपनी बनती कब है? कंपनी बनती तब है जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है। अब आप पूछेंगे सर ये पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है? तो साथियों, पूंजीवादी व्यवस्था का अर्थ होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें उन लोगों को दे दिया जाए जो काबिल हैं। तो सर जो पहले से काबिल है अगर उसे चीज मिल गई तो वो उसके ऊपर एक अधिकार करेगा और अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए वो जो भी हो सकता है वो सारे प्रयास करेगा। आई बात समझ में? तो हमने ये देखा कि यहां पर व्यापार करने के लिए जो लोग आए थे उन्होंने सबसे पहले भारत के कच्चे माल पर कब्जा किया। कच्चे माल पर कब्जा करके भारत के जो लघु और घरेलू उद्योग थे उन लोगों को उद्योग धंधों से दूर कर दिया, यानी उन्हें उद्योग धंधों से अलग कर दिया। कैसे किया भाई? हमारे लोग जो हमारे हाथ से हथकरघा से काम करते थे या कुछ से काम करते थे उनको वंचित कर दिया कि तुम लोग काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने उनको इतना सस्ता माल उपलब्ध करवा दिया, बना बनाया, कि लोगों ने हाथ से बुने हुए वस्त्र परचेज करना ही बंद कर दिया। आज उदाहरण देखिए आप, आज अगर आप पॉटर यानी कुम्हार के द्वारा बना हुआ दिया लेने जाएं तो शायद वो महंगा होगा, लेकिन चाइनीज एक बल्ब लेने जाएं तो वो सस्ता होगा। ये औद्योगिकीकरण ही तो है जिसने हाथ से निर्मित वस्तुओं को कहीं धूल चटा दी। जिन्होंने हाथ से करके, आप देखिए हमारे राजस्थान में विशेष रूप से कोटा में कोटा डोरिया नामक एक साड़ी आती है। आपके यूपी में बनारस में बनारसी साड़ियां आती हैं। ये साड़ियां वो हैं जो हाथ से बुन करके बनाई जाती हैं, बुनकरों के द्वारा। आप इन साड़ियों की कीमत देखिए, ये कीमतें हजारों रुपए में होती हैं और दिखने में भी इतनी फिनिशिंग इनमें होती नहीं है। वहीं अगर आप देखें कोई मशीन से बनी हुई साड़ी तो 400 रुपए में बढ़िया सामान बना करके वो दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे हथकरघा उद्योग थे, जो हमारे यहां पर हथकरघा उद्योग थे, उन उद्योगों को किसने चैलेंज कर दिया? इंडस्ट्रियल कंपनीज ने, जो उपनिवेशवाद के रूप में भारत के अंदर प्रवेश कर रही थी। तो आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, तो भारत वाले तो डर गए होंगे कि अगर आजादी के बाद भी अगर किसी को इतना अधिकार दे दिया, कैसा अधिकार दे दिया कि भाई वो हमारे यहां पर राज करने के लिए बड़ी कंपनी बनाए, भले ही अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना हो, अब कोई दूसरी कंपनी बन जाए, लेकिन दूसरी कंपनी अगर हमारे यहां बन जाएगी तो वो भी तो वैसा ही काम करेगी जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। शोषण पहले भी होता था, शोषण अब भी होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब यहां से आगे की तरफ की यात्रा शुरू होती है। क्या शुरू होती है साथियों? यहां पर इसको कहते हैं कैपिटलिज्म, है ना? हाँ, तो अब इसके बाद में भारत ने क्या निर्णय लिया? ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि जिससे आप प्रताड़ित होते हैं ना, आप वैसा बनना कभी नहीं चाहते। आपको नेचुरली अंदर से एक इंक्लिनेशन होता है कि हमें वैसा बनना है ना? हमें वैसा बनना है जो इस जैसा ना हो। हमको नेचुरली किसके तरफ वो मिला? इशारा यूएसएसआर की तरफ। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर ने 1920 में प्लानिंग को अपनाया था और 1920 से पहले 1917 का समय अगर मैं याद दिलाऊं तो रशिया की हालत बहुत खराब थी। वहां रोटी के लाले थे साथियों। वहां हालत इतनी खराब थी कि लोग जो हैं वो सरकार को, जार की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने। क्रांति हुई थी, रशिया की ब्लडशेड क्रांति हुई थी। तो फिर तो बोले ऐसी स्थिति में रशिया ने 1920 में एक नीति अपनाई जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। तो हमने सोचा कि जब इनने इतना अच्छा किया है तो साथियों हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो भारत ने ऑटोमेटिक क्या समझ लिया? भारत ने ऑटोमेटिक ये अपना लिया कि हमें भी क्रांति करनी चाहिए। और कौन सी क्रांति करनी चाहिए? हमें भी क्रांति करनी चाहिए, प्लानिंग वाली क्रांति, जो कि साम्यवाद की तरफ जुड़ी हो। और भारत ने प्लानिंग को अपना लिया। देखिए, प्लानिंग को पढ़ने से पहले ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अदरवाइज ये से केवल फैक्ट्स रह जाएंगे, इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मेरी क्लास में जब आए तो ये समझ के चलिएगा कि जब समझ लेंगे चीजें तो आगे बढ़ेंगी। तो प्लानिंग हमने कहां से कॉपी मारी? यूएसएसआर से कॉपी मारी। हमने यूरोपियंस को क्यों पीछे छोड़ दिया? क्योंकि भैया ये तो पूंजीवादी थे। अब आप पूछेंगे कि सर फिर तो ठीक ही किया हमने कहा बहुत बढ़िया किया, हमने प्लानिंग को कॉपी मार लिया। अब आप पूछेंगे कि सर हमने साम्यवाद को कॉपी मारा या प्लानिंग को कॉपी मारा? बड़ा सवाल है। जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से सवाल पूछने में व्यस्त हो रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, क्लास के अंत में 5 मिनट दूंगा, और थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं एक बार एसी ऑन कर लेता हूं। हाँ जी, तो अब बड़ा सवाल ये कि हमने क्या चीज कॉपी करी। तो हमने साथियों क्या चीज कॉपी करी? हमने साम्यवाद कॉपी नहीं किया, प्लानिंग कॉपी करी। फिर आप पूछेंगे सर तो साम्यवाद में ऐसे कौन से कांटे लगे थे? हैं? तो सर साम्यवाद में ऐसे कौन से कांटे लगे थे जो हम लोगों ने साम्यवाद को नहीं प्लानिंग को अपनाया? मैंने कहा बताते हैं। साम्यवाद के अंदर व्यवस्था ये थी कि हमें सारी की सारी जितनी भी हमारे पास में एक प्रकार से रखी हुई वस्तुएं थी, या फिर समझिए कि जो भी हमारे पास में संसाधन थे, उन संसाधनों को हमें किसको देना पड़ता? आम आदमी को देना पड़ता। आम आदमी बोले तो वो जो कृषक है, जिसको इतने साल तक शोषण किया गया था, जमींदारों के द्वारा उसकी जमीन को छीन लिया गया था, जो भूखा था, जो भूख से तपित होकर के मर रहा था, भूखमरी में मर रहा था, अकाल से पीड़ित था। अगर सोचो आप उसे ये कह दो कि आज से ये जमींदारों के पास जमीनें नहीं रहेंगी, सारी जमीनें किसानों के पास होंगी। किसी एक व्यक्ति के पास 500 बीघा जमीन नहीं, बल्कि उस गांव के 500 लोगों के पास एक एक बीघा जमीन होगी। तो भाई साहब ये चीज तो ऑटोमेटिकली क्रांति लाने वाली चीज थी। आप जरा सोच करके देखिए, अगर ऐसा हो जाता तो निश्चित ही साथियों भारत में ब्लड शेड हो जाता। ऐसी स्थिति बन जाती कि पूंजीवादी लोगों को और जमींदारों को घसीट घसीट के मारा जाता। तो सरकार डर गई। सरकार ने कहा नहीं, अगर हम लोगों ने आज ये कह दिया कि हम साम्यवादी बनेंगे, तो जनाब हम जो चुनी हुई सरकार की कल्पना कर रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी भारत को आजादी दिलवाई है, ये पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों मिट्टी में मिल जाएगी साहब? क्योंकि जैसे ही हम इनको खुला छोड़ेंगे, हम मैनेज किसको करेंगे? हम मैनेज किसको करेंगे? तो हाँ भाई, साम्यवाद की इंग्लिश क्या है? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, ठीक है। तो हम मैनेज किसको करेंगे साहब? हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या किया गया? सरकार ने दिमाग लगाया। गांधी जी नामक एक बुद्धिजीवी से चर्चा की गई, और क्या किया गया? उनसे कहा गया, गांधी जी आप बताइए क्या विचार है आपके पास, कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए? एक तरफ हम इंडस्ट्री बन नहीं सकते, बोले अच्छा, और दूसरी तरफ हम जो है साम्यवादी भी नहीं बन सकते, तो क्या करें? तो गांधी जी ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लाऊंगा। बोले आप कोई रास्ता ढूंढ लाएंगे से मतलब? लीजिए। समझ में आई बात? जी हां, तो मैं एक रास्ता ढूंढ के ला रहा हूं जिसे कहते हैं ट्रस्टीशिप। बोले इसके अंदर क्या होगा? बोले इसके अंदर यह होगा, सरकार अपना काम करे आम जनता के लिए, पैसे वाले लोग अपना काम करें, ये सारी चीजें यहां पर पैरेलली चलती रहें। ट्रस्टीशिप का अर्थ यह है कि यदि कोई उद्योगपति उद्योगों का विकास करना चाहता है तो उसे करने से ना रोका जाए, उसे उद्योग का विकास करने दिया जाए, लेकिन उसे समझाया ये जाए कि भैया आपकी जितनी आवश्यकता है उतना अपने पास रखिए, बाकी जनता के लिए सरकार को दे दीजिए। गांधी जी महान थे, निकाल लाए साहब बीच का रास्ता। और क्या किया इसमें? इनकम टैक्स की व्यवस्था को जनरेट कर दिया। किस व्यवस्था को? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तमाम प्रकार के, कैपिटल गेन टैक्स। बोले टैक्स ही टैक्स लगाइए। साथियों एक समय तो ऐसा था कि भारत टैक्स के नाम पर एक समय ऐसा था, और ऐसा कहते हैं कि भारत में कमाने वाले उद्योगपतियों को अपनी कमाई का 60 से लेकर 80% तक टैक्स में देना पड़ता था।
साथियों इतनी भयंकर व्यवस्था थी कि इसी व्यवस्था से बचने के लिए जो आज आप सुनते हैं भ्रष्टाचार, आप सुनते हैं कालाबाजारी, आप जो चीजें सुनती हैं वो सब इसी चीज से ओरिजिनेट हुई थी। एक समय था साथियों, इंदिरा गांधी जी के समय तो हालत ये थी कि इतना % टैक्स होने के बाद भी टैक्स कलेक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग तब तक नंबर 2 का काम करना सीख गए थे। ये नंबर 2 आफ्टर ऑल होता क्या है? नंबर 2 का अर्थ होता है कि अपनी कमाई को अपना बताओ ही मत, तो फिर दोगे कैसे? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर 2 की कमाई को अपना बताओ ही मत, अपनी कमाई को। मान लीजिए कि मैं 10 करोड़ रुपए साल के कमाता हूं, सरकार को मैंने बताया कि साहब मैं 50 लाख रुपए कमाए। बोले बाकी तो सर किसी ने मुझे दान दे दिया, किसी ने मुझे चंदा, किसी ने मुझे कुछ ना कुछ दे दिया और मैं उस पैसे को पूरा पूरा बचा ले गया। ये सारा की सारा धन जो कमाया मैंने, लेकिन इसको मैंने क्या कह दिया, किसी ने दे दिया। बेटा यही जो प्रक्रिया है ना, यही प्रक्रिया नंबर 2 का काम कहलाती है, ब्लैक मनी बनाती है। तो भारत में आप सुनते हैं ना, कई बार आप भारत की व्यवस्था में अभी ताजा ताजा आए ही हैं, आप सुनते क्या है, भारत का इतना काला धन विदेशों में रखा हुआ है। यस, ऋषभ ने उदाहरण दिया, जैसे कि हाँ, जैसे है ना कि कह रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग वाले जो हैं वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। सुना होगा ना आपने, बहुत जगह आप जाएंगे तो आपसे कहेंगे भाई साहब कैश में पेमेंट कर दो ना, सुना होगा आपने। तो असल में ये स्विस बैंक में पहुंचा कैसे? अपनी बैंक में रखना नहीं, पानी के जहाज से भिजवाओ और बाहर जाकर के जमा कर दो, लॉकर में जाके जमा कर दो। हाँ जी, थैंक यू सो मच जो आज देर से आए हैं विद्यार्थी और अब जाकर के हमें बधाइयां दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, पढ़ लीजिए। तो मुद्दा समझ में आ रहा है। तो हमारा ये जो टैक्स था ना, ये ट्रस्टीशिप की देन था, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, जमशेद जी टाटा, जमनालाल बजाज उस समय के बढ़िया पैसे वाले लोग हुआ करते थे। इनको और जमनालाल बजाज को तो गांधी जी का 5वां पुत्र कहा करते थे, है ना। तो साथियों ऐसी स्थिति में जमनालाल बजाज जी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते थे। आज जो बजाज मोटरसाइकिल के मालिक हैं, तो वो क्या करते थे कि गांधी जी ने कहा देखो भाई बजाज, बात ऐसी है, तुम बढ़िया से पैसा कमाओ लेकिन दान दो, लेकिन दान दो। बोले ठीक है सर, फिलैंथ्रोपिक कार्य करो। अब आपको अगर याद हो तो जमशेद जी टाटा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है साथियों? अगर आपको याद हो तो मैंने जमशेद जी टाटा के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी कुल कमाई का 65% अब तक दान कर दिया है। बोलिए, दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी में नाम आता है, $102 बिलियन जो अपना दान कर चुका है। क्यों? क्योंकि इसीलिए इन लोगों को सच्चा गांधीवादी कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहां होता क्या है, अगर हमने शब्द यूज कर लिया कि फलाने भाई साहब सच्चे गांधीवादी हैं, तो सच्चे गांधीवादी सुनते ही हम लोग क्या समझते हैं, अरे यार ये तो गांधी जी वाली टोपी लगाता होगा, कपड़े पहनता नहीं होगा, छड़ी लेके घूमता होगा। नहीं, गांधी जी की 11 परंपराएं थी, 11 विरासतें थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मतलब ये अस्वार्थ, निस्वार्थ, ये सब बारी बातें थी ना, उनकी थी। उसमें से उद्योगपतियों के लिए उन्होंने एक गांधीवादी विचारधारा का नाम दिया था जिसका नाम ट्रस्टीशिप था। और क्या कहा गया कि बेटा संभव हो तो आप लोग इसको अपना लीजिए, गांधीवादी कहलाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इस व्यवस्था को टाटा ने अपनाया और आज तक अपना रहा है। भारत के जितने भी बड़े घराने हैं, जैसे अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो के मालिक, आई बात समझ में? विप्रो के मालिक उठा के देख लीजिए, या फिर आप टाटा वालों को देख लीजिए, या बजाज वालों को देख लीजिए, अब आप किसी को भी उठा के देखिए। फिर आपने कहा सर ये तो गांधी जी से शिक्षा प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उनका क्या जो गांधी जी के बाद आए, जैसे अंबानी और अडानी, उनका क्या जो बाद में आए? हाँ, विद्यार्थी कह रहे सर आप भी दान करो। बेटा कह तो दिया, आज प्रॉमिस किया है, फ्री में कोचिंग पढ़ाने का प्लान किया है भाई, चिंता मत करिए। आरएएस की तैयारी कराने का प्लान है। हम अपने सोशल मीडिया पर इस न्यूज को ब्रेक करेंगे काफी अच्छे से, तब तक आप तैयार रहिए। तो सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो कौन उठ करके आया? अंबानी और अडानी, जिनको गांधी जी की शिक्षा प्राप्त नहीं थी, है? तो गांधी जी की शिक्षा प्राप्त नहीं थी, उनका क्या करें? उनके लिए इंदिरा मैडम तैयार हो गई थी। उनने कहा कि तुम्हारा इलाज करना हम जानते हैं, या तो तुम दे दो, नहीं तो बेटा बात ऐसी है कि हम टैक्स में लपेट लेंगे तुम्हें।
और जब हम टैक्स में लपेट लेंगे तो साथियों हालत इतनी हो गई कि टैक्सेशन ही टैक्सेशन हो गया। और यदि आप टैक्सेशन को उठा करके देखते हैं तो एक फिल्म है जो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो धीरू भाई अंबानी के ऊपर फिल्माई गई है ना। आपने अगर देखी हो तो गुरु करके एक मूवी है, उसमें एक बहुत ही शानदार डायलॉग है, अगर आपने सुना हो। उसमें वो शानदार डायलॉग अंत में देता है, वो बोलता है, अंबानी के ऊपर बनाई गई है वो कहता है कि मैं अपनी जेब में 2 प्रकार के जूते लेके चलता था, एक सोने का और एक चांदी का, जिसे जो जरूरत पड़ी वही मारता था। मतलब मैं पैसे देख करके काम करवाता था। अर्थात भारत में व्यवस्था डेवलप हुई इंस्पेक्टर राज की। किसकी व्यवस्था क्रिएट हुई? इंस्पेक्टर राज की। क्या आपको मेरी बात समझे? अर्थात जब टैक्स बचाना होगा, आज आप में से बहुत सारे विद्यार्थी एसएससी के माध्यम से चाहते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएं साहब, हम तो कैसे ना कैसे करके। सर हम कस्टम के टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं, सर हम एग्जामिनर बन जाएं, सर हम हैं। ये क्यों चाहते हो आप लोग? क्योंकि असल में ये जो इंस्पेक्टर पद है ना, ये इंस्पेक्टर पद भारत में हैवी टैक्सेशन का बाईपास रूट है। कैसे? क्योंकि साथियों ये बाईपास रूट इसलिए है क्योंकि आपको इंस्पेक्टर को सेट करना है, आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी बचानी है। जांच करने आएगा कौन? जांच अधिकारी। जांच अधिकारी को ही तो इंस्पेक्टर कहते हैं, जो इंस्पेक्शन करने आए, निरीक्षक, निरीक्षण करने आए। आप उस निरीक्षक को क्या कहे कि भैया सुनो, 1 करोड़ का माल है, 1% ले लो, सेट हो जाओ। वो सेट हो गया। असल में भारत में सरकारी नौकरियों में इस इंस्पेक्टर वाली ग्रेड की इतनी ज्यादा चाहत क्यों बढ़ी लोगों के मन में कि यार ये टैक्स बचाने के लिए सामने वाला जो है परसेंटेज 1 भी दे गया तो हम तो करोड़पति हो जाएंगे। भारत में भ्रष्टाचार कैसे संस्थागत रूप से जन्म लिया वो समझिए आप। तो क्या है सबसे बड़ी चीज? तो देखिए, अगर आज आप चर्चा करते हैं ना कि सर इससे कैसे बचा जाता है, तो ये जो आजकल चल रहा है ना डिजिटल इकोनॉमी का सिस्टम, ये कहीं ना कहीं भारत को उस इंस्पेक्टर राज से बचा रहा है। और वर्तमान में अगर आपका कोई भी जानने वाला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर हो, उससे पूछना और भैया कितनी कमाई चल रही है, वो पुराने वाले डायलॉग मारता है। क्या डायलॉग मारता है? अरे और बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर दिल पे हाथ रखवा के उससे पूछोगे ना कि भैया कुछ चल भी रही है क्या, तो वो इतना भर भर के गाली देगा सरकार को, यार ये पता ही नहीं कौन सी व्यवस्था लेकर के आ गए हैं, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कौन किसकी फाइल जो है वो चेक कर रहा है। देखिए आ गया ना, मोदी जी को गाली देते हुए पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब चीजें डिजिटल हो गई हैं। डिजिटल में क्या किया जा रहा है कि आप फाइल को होल्ड करेंगे ही नहीं, और आपकी फाइल पता चल रहा है, आप जयपुर में नौकरी कर रहे हैं, आप वाली फाइल मुंबई का कोई अधिकारी जांच रहा है, आपको पता ही नहीं, कोड के हिसाब से काम चल रहा है। आप पूछिएगा, एसएससी वाले तो विशेष रूप से पूछिएगा, ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये पूछना आप अपने उन अधिकारी साथियों से कि भैया कितनी कमाई चल रही है आज, तो वो खट से कह देंगे कि यार कमाई बढ़िया चल रही है। फिर प्यार से पूछना, यानी ईमानदारी से बताओ ना यार, ये तो वो वाली बात हो गई जिससे आपकी शादी होगी, लेकिन वो वाली बात बताओ जो रियल में चल रही है। तो फिर वो रियल में बताएगा कि यार बुरी हालत है यार। एक तो यहाँ पे मतलब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद क्या है, आपको पॉइंट पकड़ना चाहिए। तो हमारे ट्रस्टीशिप को जिनने मान लिया ठीक था, जिन्होंने नहीं माना उन पे टैक्सेशन आया, टैक्सेशन बढ़ता चला गया, भ्रष्टाचार आया। ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं से हमारे उस डर का परिणाम थी जिसकी वजह से हमने प्लानिंग की थी। तो हमारी प्लानिंग फेल मारी या सक्सेसफुल, ये तो समय बताएगा। क्यों बताएगा, अभी मैं आगे लेके चलता हूं आपको। तो हम आजाद हुए और हमने 1950 में निर्धारित किया कि हम प्लानिंग करेंगे। 1951 से प्लानिंग शुरू हुई। 5 साल की प्लानिंग रशिया के आधार पर 1956 तक बनाई गई। भारत में कुल मिलाकर के 12 बार प्लानिंग की गई, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। उन सबके अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग की गई। शुरुआत हमने साम्यवादी व्यवस्था को दिमाग में रखते हुए ही की थी। लेकिन साथियों आपको पता है, ये जो टैक्सेशन की व्यवस्था है, इसने भारत को इतना तोड़ मरोड़ दिया कि एक समय तो ऐसी हालत आ गई थी कि इंदिरा गांधी जी को खुद को लगा कि अगर मैंने टैक्सेशन को कम नहीं किया, देखिए बहुत सारे शब्द हैं, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम को लिखेंगे तो एक शब्द आता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही, है ना। आप सुनेंगे इंस्पेक्टर राज, ये इंदिरा गांधी जी के समय की देन है। उस समय इंदिरा गांधी जी खुद इन चीजों से त्रस्त हो गई। इन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं टैक्स वसूलने के नाम पर ट्रस्टीशिप की धारणा को मानते हुए अगर जनता पर टैक्स लगाती चली गई तो फिर कोई भी टैक्स देगा नहीं, कालाबाजारी बढ़ेगी और सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो फिर क्या किया? तो साथियों फिर क्या किया गया? इसका विकल्प चुना गया कि बोले एक काम करो, मार्केट में थोड़ा खुलापन लेकर के आओ। क्या लेके आओ? खुलापन लेकर के आओ। मार्केट को खुला छोड़ो, थोड़ा डर कम करो, ओपन इकोनॉमी बनाओ।
ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? अरे अगर कोई कंपनी काम करना चाहती है तो करे, उसके ऊपर डराओ मत कि तुम्हारे यहां इंस्पेक्टर आ जाएगा या ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। एक बहुत बेहतरीन उदाहरण देता हूं। देखिए, इस खुलेपन की शुरुआत 1991 में हुई और इस खुलेपन को ही आप एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यही वो खुलापन है जहां कंपनियों को आजादी दी गई कि आप काम करें हमसे डरे बिना। सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा, आप मांगिए हमसे क्या काम चाहिए, आपको चाहिए ऑफिस, सरकारी अधिकारी घर पर आएगा। और आपने अगर अभी देखा हो तो सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसे आप स्टार्टअप के नाम से जानते हैं, स्टार्टअप इंडिया। क्या आपको मेरी बात समझे? स्टार्टअप इंडिया नाम से सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसमें प्रोविजन ये कर रखा है कि आपको 2 साल तक तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ना कोई जांच अधिकारी आप तक आएगा, ना कोई आपके पास टैक्सेशन अधिकारी आएगा, कोई आपके पास अधिकारी जांचने नहीं आएगा, आप तो बस काम करिए। 2 साल का तो बस आपको खुली छूट दे रखी। बस ये है, इसका लाभ लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं, हमको उनका पता नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए आपको अनअकैडमी दिखाई पड़ती है। अब अनअकैडमी दिखती है क्योंकि आप सेवाएं ले रहे हैं। अनअकैडमी के साथ सरकार की क्या व्यवस्था है नहीं पता। पेटीएम दिखता है आपको क्योंकि सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन उसकी सरकार से क्या व्यवस्थाएं हैं नहीं पता। क्योंकि सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि कंपनियां विकसित होंगी, देश में ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा तो 2 तरीके हैं। क्या है? तो साथियों 2 तरीके हैं। क्या तरीका है? तरीका नंबर 1 कि या तो एक व्यक्ति जो कि 1 लाख रुपए कमा रहा है उससे कहिए कि वो 80% टैक्स दे दे और 80,000 रुपए जो है वो भारत सरकार को मिल जाए। एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा, इस टैक्स को सीधा 30% कर दो, लेकिन देश के अंदर 3 लाख रुपए का काम होने दो। काम ज्यादा होने दो ना, 3 लाख का काम होगा, 30% के हिसाब से तो 90,000 रुपए आएंगे। काम बढ़ने दीजिए। और यही कारण है कि जहां 1990 से पहले भारत की हालत यह थी कि भारत को अपने सोने को गिरवी रखना पड़ रहा था। हालत हमारी ये थी कि 2 महीने के लिए भी हमारे पास धन नहीं था कि हम कैसे तेल खरीदेंगे, कैसे व्यापार करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं था। तो उससे बचने के लिए भारत ने क्या अपनाया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। साथियों, सरकारी नीतियों को बदलना पड़ता है लेकिन वो दिखती बहुत देर से है। ये वही घटना है जिसमें हम PL 480 का नाम सुनते हैं। हमारे पास खाद्यान्न की कमी तो बहुत पहले ही हो गई थी, 1960 से 70 के बीच में ही हो गई थी, जब हमको खाद्यान्न की आपूर्ति के कारण एक बार के लिए तो अमेरिका से अनाज तक मांगना पड़ता था और उसने हमको सुअरों का अनाज एक्सपोर्ट कर दिया था, जो सुअरों को खिलाता था, जिसे आप PL 480 कहते हैं। आज जो आप गली मोहल्ले के अंदर एक घास उगी देखते हैं जिसे हम पार्थेनियम घास कहते हैं, उसका पार्थेनियम घास को अमेरिकी घास भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका वालों ने गेहूं के साथ उसको मिला दिया था। और कुछ अपोजिशन वाले उस घास का नाम कांग्रेस घास भी रख देते हैं कि कांग्रेस की नीतियों के कारण इस घास का नाम कांग्रेस घास है। आई बात समझ में? तो ये चीजें क्या हैं? ये वो चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो देखिए, ये सारी नीतियां समझने में मजा आएगा। पंचवर्षीय योजना जो है, अगर कोई ये समझ गया तो इकोनॉमिक्स में मुश्किल से 4-5 ही चैप्टर होते हैं जो बहुत ही डिटेल में पढ़ने होते हैं, उनमें से ये है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर? बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, पूनम लिख रही, सर आज आपके RAS में सिलेक्शन की खुशी में हमारे घर में खीर बनी है। अरे वाह पूनम, बहुत ही खुश हुआ मैं इस बात को सुनकर के। बहुत बहुत धन्यवाद अगर ऐसा है, और काश आप सब मेरे पास होते तो मैं मिठाई खिलाता। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही है ना। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, अब थोड़ा सा रीडिंग लगा के आइएगा क्योंकि ये सब चीजें पूछने की हैं। मैं आपसे ये सारी चीजें पूछूंगा, है ना। ये जो आप पहले पढ़ के आएंगे, इनको पढ़ेंगे हम, सीखेंगे हम, समय लगेगा इसमें, 2-3 दिन लगेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब आर्टिकल वार्टिकल सबकी क्लास लग जाएंगी। देखिए, इससे पहले मैं बहुत सारी चीजों में अंगेज था, वो काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब सारी क्लास हो जाएंगी। इवन जो मैंने कमिटमेंट जितने भी पूरे किए हुए हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आशीष, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल करते हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। माधव सारस्वत, सर इस समय इतनी प्रसन्नता हो रही है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, आपका राजस्थान सिविल सेवा में चयन होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब आपका, माधव सारस्वत जी, बहुत सारा धन्यवाद आपका। जुमान जी, सर सबसे पहले आपको बहुत सारी
बहुत बढ़िया जुमान जी, ये डायलॉग तो मुझे मजा ही दे गया यार, शानदार। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयां गुरुजी, वो मोदी जी का पद्म अवार्ड वाला ना, उसका अपना नाम भेजना की कोशिश की जा रही है, अपनी आप मेरी तरफ से आपका नाम। अरे वाह, सही है भाई साहब, इतना भी मत चढ़ाओ, है ना। टीचर हूं, लेकिन हाँ, जब समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा तो जरूर भेजना। एक दिन कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे मतलब इस लायक बनने का मौका देंगे, है ना। निश्चित कोशिश करूंगा कि आप पद्म अवार्ड के लिए मेरा नाम फॉरवर्ड करें, समाज के लिए जरूर कुछ करना है। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से। थैंक यू। कल से समय यही रहेगा आपकी क्लासेस का, है ना। थैंक यू, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।